Hello students, welcome back to Geography Guru channel. This is our 5th episode of class 10th history chapter number 3 nationalism in India. भारत में राष्ट्रवाद। हम बात कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की, जो कंटिन्यूस इस चैप्टर के पहले एपिसोड से चल रहा है। काफ़ी लेंथी चैप्टर है। हमारी यात्रा है वो 1922 तक पहुंच चुकी थी, चोरी चोरा की घटना तक। आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें हम 1923 से लेकर के 1929 तक 1929 तक क्या घटित हुआ वो सब कुछ हम जानेंगे। कुछ छोटी छोटी घटनाएं घटित होती है, जैसे स्वराज पार्टी का गठन है, साइमन कमीशन की भारत में आगमन है या उसकी नियुक्ति है। इसके साथ साथ जो वैश्विक आर्थिक महामंदी थी उसके भारत के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव, कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर सेशन, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले स्वराज पार्टी से, इसकी शुरुआत करते हैं। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। पहले मैं परिचय दे दूं। CR दास हैं ये, चित्तरंजन दास, और ये हैं मोतीलाल नेहरू। यही वो दो लीडर थे जिन्होंने किस पार्टी का गठन किया? स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में होता है, जनवरी 1923 में गठन होता है इसका। CR दास और मोतीलाल नेहरू इसका गठन करते हैं। ये पार्टी कांग्रेस पार्टी के भीतर की पार्टी थी, यानी कि एक विशेष बात थी कि इन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया था, बल्कि विशेष उद्देश्यों से इस पार्टी का गठन किया था। तो स्वराज पार्टी गठन 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। इसके गठन के दो कारण थे, बहुत इंपॉर्टेंट ये कि क्यों किया गया। पहला, कुछ कांग्रेसी नेता जिनमें मोतीलाल नेहरू, CR दास शामिल थे, असहयोग आंदोलन को बंद करने के गांधी जी के निर्णय से नाराज थे। जो गांधी जी ने निर्णय लिया था कि इसको बंद कर दिया जाए, तो इस बात से वो नाराज़ थे कि क्या ज़रूरत थी वापस लेने की। एक आध घटना घटित हुई थी, बड़ा अच्छा चल रहा था, आज़ादी मिल जाती, तो वो नाराज़ थे गांधी जी से। दूसरे ये था, कांग्रेस पार्टी ने परिषद चुनाव, जो काउंसिल इलेक्शन होने वाले थे, उसका बहिष्कार कर दिया था, भाग ना लेने का फैसला लिया था, और ये चुनाव लड़ना चाहते थे। इनका कहना था कि हम परिषद चुनाव लड़ेंगे, वहाँ तक जाएंगे और अंग्रेज़ों तक अपनी बात पहुँचाएंगे, यानी ये अलग रास्ता अख्तियार करना चाहते थे। तो इन दो उद्देश्यों से, क्योंकि ये चुनाव लड़ना चाहते थे और गांधी जी से नाराज़ थे, इसलिए इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया 1923 में। तो ये था स्वराज पार्टी कब गठित हुआ, किसने किया और क्यों किया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइमन कमीशन। 1920 से 30 के बीच में दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिन्होंने भारत के उस स्वतंत्रता संग्राम को सर्वाधिक प्रभावित किया। उनमें से एक था साइमन कमीशन और दूसरा था वैश्विक आर्थिक महामंदी। तो सबसे पहले हम साइमन कमीशन के बारे में जानते हैं। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की जाती है। इस कमीशन को साइमन कमीशन क्यों कहा जाता है? इसका कारण था कि सर जॉन साइमन इस कमीशन के अध्यक्ष थे, और ये नियुक्ति कब हुई? 1927 में, और उसके ठीक एक वर्ष बाद 1928 में ये भारत आया, यानी कि एक वर्ष के बाद भारत आया। अब भारत आया तो इसका एक विशेष स्वागत किया जाता है साइमन कमीशन का। जैसे आप देख पा रहे हो, साइमन गो बैक काले झंडों के साथ। अब क्यों नियुक्ति हुई पहले वो जान ले, फिर हम देखेंगे कि स्वागत कैसे होता है। इसकी नियुक्ति जो की जाती है वो की जाती है भारत में संवैधानिक प्रणाली के कामकाज को देखने के लिए, और कुछ परिवर्तन अगर करने हैं तो उसके सुझाव देने के लिए। लेकिन इसकी विशेष बात ये थी कि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, भारतीय नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे। इसलिए भारतीय लोगों को लगा कि ये सिर्फ दिखावा है, सिर्फ अंग्रेजी सरकार का ढकोसला है, ये कुछ नहीं करने वाले। क्योंकि अगर भारतीय होता तो वास्तव में कुछ सजेशन दे पाता, इसलिए इसका विरोध किया जाता है। जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत होता है, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, जोर से नारे लगाइए, साइमन गो बैक। उसके साथ स्वागत किया जाता है, जगह जगह पे काले झंडे दिखाए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, सभी दल इन प्रदर्शनों में भाग लेते हैं। तो ये था साइमन कमीशन क्यों आया, कब आया, कैसे आया, और उसका स्वागत, वेलकम कैसे किया गया। उसके बाद हम कांग्रेस के लाहौर सेशन के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके NTSC एग्ज़ाम के लिए भी। कांग्रेस का ये सेशन, वैसे तो कांग्रेस का जब से गठन हुआ था, कब हुआ था? 1885 में। एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम इसका गठन करते, संस्थापक थे। जब से ये संस्थापक यानी कि स्थापना हुई थी इसकी,
तब से हर वर्ष दिसंबर में कांग्रेस पार्टी का सेशन होता था, अब भी होता है एक वर्ष में एक बार। लेकिन कुछ सेशन थे वो ऐतिहासिक थे, उनमें से एक सेशन ये एक लाहौर अधिवेशन भी था। तो ये इस लाहौर अधिवेशन को ऐतिहासिक क्यों मानते हैं उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऐतिहासिक कैसे था। 3 कारणों से ये सेशन लाहौर सत्र जो था वो ऐतिहासिक था, हिस्टोरिकल था। पहली बार एक युवा नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, यानी इससे पहले बुजुर्ग जो 60 के पार थे वही अध्यक्ष बनते थे। पहली बार एक युवा नेता को अध्यक्ष बनाया गया था, पहला कारण तो ये था। दूसरा था दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज्य यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, फुल इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पारित किया गया था। यानी उससे पहले हम डिमांड करे थे स्वराज की कि ऊपर की सरकार आपकी रहे लेकिन हमें कुछ स्वायत्ता दे दी जाए, कुछ अधिकार दे दी जाए। अब बात हुई कि नहीं, आपको बोरिया बिस्तर लेकर के जाना पड़ेगा, मतलब जाना पड़ेगा, उससे कम कुछ नहीं। तो ये महत्वपूर्ण पड़ाव था कि हमने पूर्ण स्वराज की तरफ आगे कदम बढ़ाए थे। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया था इस अधिवेशन में, वो निर्णय लिया गया कि यदि ब्रिटिश सरकार है वो 26 जनवरी या उससे पहले अगर हमें आज़ाद नहीं करती है तो 26 जनवरी 1930 को, यानी उस 26 जनवरी 1930 से हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे जब तक हम वास्तविक तौर पर आज़ाद नहीं हो जाते। तो 26 जनवरी को हर वर्ष हमने 1930 के बाद स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, हालांकि आज़ाद नहीं थे तो भी, लेकिन आगे की रणनीति तय करने में, लोगों में जोश भरने में महत्वपूर्ण इस दिन का योगदान था। इसीलिए हमने अपना संविधान आज़ादी के बाद जब लागू करने के लिए एक तारीख चुननी थी, एक डेट चुननी थी, तो हमने 26 जनवरी को चुना ताकि ये दिन हमेशा हमारे लिए याद रहे। तो गणतंत्र दिवस है वो इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन संविधान लागू हुआ था। लेकिन 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ था उसकी कहानी यहाँ है कि इसलिए लागू किया गया था। ये 3 कारण थे जिसके कारण इस अधिवेशन को ऐतिहासिक माना जाता है। तो ये था लाहौर अधिवेशन। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण घटना जो 1929 में हुई थी, सिर्फ भारत के ऊपर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के ऊपर प्रभाव पड़े थे, वो थी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, विश्व आर्थिक मंदी, वैश्विक आर्थिक मंदी। उसके भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़े? वैसे तो ये सभी देशों के ऊपर एक जैसे थे, हम भारत की बात करते हैं। 1930 से कृषि जो फसलें थी उनकी कीमतें गिरनी शुरू हो जाती है और बाद में बहुत कम हो जाती है। कृषि जो उत्पाद थे, कृषि वस्तुएं थी, उनकी मांग में कमी आती है तेज़ी से। किसानों के लिए अपनी फसल बेचना या लगान का भुगतान करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि के ऊपर निर्भर थी उस वक्त ज़्यादातर देशों की। तो अर्थव्यवस्था धड़ाम से गिर जाती है, चल नहीं पाती है, टिक नहीं पाती है। पूरे देश में आर्थिक संकट आ जाता है क्योंकि किसान थे, जब उनके पास पैसा नहीं था और लगान नहीं आया तो लोगों के पास व्यापार सब कुछ ठप हो जाता है। बेरोजगारी में बढ़ोतरी होती है, उस वक्त बेरोजगारी में बढ़ोतरी होती है, गरीबी भी बढ़ जाती है, व्यापार बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि व्यापार बिल्कुल ठप हो जाता है, व्यापारी कर्जे में डूब जाते हैं, बड़े बड़े कारखानों को बंद करना पड़ता है। देश में चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, हर तरफ मंदी ही मंदी होती है और ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रभाव होते हैं। हालांकि इसने एक सकारात्मक पक्ष ये रहा कि देश में राष्ट्रवाद के विकास में इस मंदी ने योगदान जरूर दिया था। तो ये एक पिक्चर है जिसमें आप देख पा रहे हो, प्लीज़ गिव माय डैड अ जॉब। ये एक्चुअल पिक्चर है इसी के दौरान की जो विश्व में प्रभाव पड़े थे कि किस तरीके से लोग थे वो बेरोजगार हो गए थे, उनके पास करने के लिए काम नहीं थे। लास्ट टॉपिक है आज के हमारे इस एपिसोड का, वो है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज, ठीक से सुना, गोल मतलब गोल और मेज मतलब मेज। ये सम्मेलन हुए थे 1930, 31 और 32 में 3 सम्मेलन हुए थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि राउंड टेबल के चारों तरफ बैठ करके ये कॉन्फ्रेंस था, तो इसका नाम भी यही रखा गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लॉर्ड इरविन, उनको ये पता था कि गांधी जी असहयोग आंदोलन के बाद पूरे देश की यात्रा पे निकले हुए हैं, लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं कैसे हमें एक बड़ा आंदोलन करना और इस बार आर पार की लड़ाई लड़नी है। उन्हें ये भी पता था कि लोग और ज़्यादा अब त्रस्त हैं, तंग है, ब्रिटिश सरकार से खफा है, नाराज़ हैं। तो उन लोगों को किस तरीके से रोका जाए, इसके लिए उन्होंने 1929 में एक योजना
दिखावे के लिए सही तैयार की। उन्होंने कहा कि भविष्य में भारत को प्रभुत्व की स्थिति में एक स्पष्ट प्रस्ताव है, उसकी घोषणा की, यानी डोमिनियन की स्टेटस दे दी जाएगी, भारतीय लोगों को कुछ अधिकार दे दिए जाएंगे डोमिनियन स्टेटस के अंडर। और उस पर कि क्या क्या रहेगा उस संविधान में, उस पर चर्चा करने के लिए उन्होंने गोलमेज सम्मेलन रखा कि आइए लंदन में आते हैं, बैठ कर के कॉफ़ी पीते हैं, बैठ के बात करेंगे। सभी नेताओं को बुलाया। इसका मेन कारण था ध्यान भटकाना भारतीयों को उस आंदोलन से, उससे पटरी से। तो इसमें 3 सम्मेलन होते हैं। कहाँ होते हैं? लंदन में होते हैं। पहला 1930, दूसरा 31 और तीसरा 32 में 3 सम्मेलन होते हैं। पहला सम्मेलन होता है उसका कांग्रेस बॉयकॉट करती है। दूसरे में गांधी जी कांग्रेस की तरफ से उनके प्रतिनिधि के तौर पर जाते हैं। तीसरे में कांग्रेस पार्टी फिर से बॉयकॉट करती है। भारत की तरफ से एकमात्र नेता थे जिन्होंने तीनों आंदोलनों में भाग लिया, वो थे B.R. अम्बेडकर। उन्होंने तीनों आंदोलनों में भाग लिया था। ये था हमारा आज का ये एपिसोड, 5th एपिसोड। 2 एपिसोड और भी रहते हैं और आपको उम्मीद करता हूँ कि इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि सारी घटनाएं कैसे घटित हुई। हिस्ट्री उतनी बोरिंग नहीं होती जितना आप सोच रहे थे, और घटनाएं भी आपको अच्छे से याद हो रही होगी, इंपॉर्टेंट डेट भी। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।